हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका हमारे चैनल साहिल शर्मा राजपुरा पर। वीडियो की थंबनेल देखकर आपको पता लग चुका होगा कि हमारी वीडियो जो है वो रहेगी रिलेटेड टू स्टडीज एंड स्पेसिफिकली आरआरबी रेलवे एग्जाम्स के रिलेटेड और एसएससी के एग्जाम्स के रिलेटेड और जेके एसएसबी के एग्जाम से रिलेटेड। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस के पोर्शन की। तो इस वीडियो में हमने जो आज का टॉपिक लिया है उसका नाम है सेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द बायोलॉजी सेक्शन। साइंस सेक्शन से सबसे इंपॉर्टेंट बायोलॉजी सेक्शन से सेल टॉपिक जो हमारा आज हम उसको कवर करेंगे। तो आपसे मेरा यही प्रार्थना है कि आप कैप्शंस को ऑन कर लीजिए। अगर आपको इंग्लिश में मटेरियल चाहिए वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर मिल जाएगा, अगर आपको हिंदी में चाहिए तो आप उसको हिंदी में भी ऑटो ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज की वीडियो जो हमारी रहेगी वो वन लाइनर के तौर पे रहेगी। हम कह सकते हैं कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम वन लाइनर के तौर पर इसको कवर करते हुए इस पूरे कंप्लीट चैप्टर की रिवीजन करेंगे ताकि आने वाली सभी परीक्षाओं में आपको ये सहायता प्रदान कर सके। तो सबसे पहली बात क्वेश्चन के तौर पे, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? तो इसका आंसर होगा सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्वेश्चन सेकंड है, यहां मैं सीधा आपको एक सीरियल वाइज बताता चलता हूं। जैसे नेक्स्ट हमारे पास आएगा, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, सेल को किसने डिस्कवर किया? तो सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। और कब हुआ? 1665 में। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता नहीं, ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट है, हु प्रपोज्ड द सेल थ्योरी? सबसे पहले सेल थ्योरी किसने दी थी? तो इसका आंसर होगा शील्डन एंड शॉन। शील्डन एंड शॉन गिव proposed the cell theory. नेक्स्ट है, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल बाय ऑब्जर्विंग। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया जब वो क्या ऑब्जर्व कर रहे थे? जब वो कॉर्क के पीसीस को ऑब्जर्व कर रहे थे, उस वक्त रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल्स को। नेक्स्ट है, मेनली द सेल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सेल जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, और वो दो पार्ट्स कौन से हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। हम कह सकते हैं कि सेल जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ सेल इज मेनली फाउंड इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी? बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में कौन से टाइप का सेल पाया जाता है? तो वो है प्रोकैरियोटिक सेल। याद रखेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। नेक्स्ट है, what performs the function of respiration in prokaryotic cells? प्रोकैरियोटिक सेल्स के केसेस में रेस्पिरेशन का काम कौन करता है? उस सेल ऑर्गेनेली का नाम है मीजोजोम्स। तो मीजोजोम्स उसका नाम हो गया। नेक्स्ट है, which cells are found in animals and plants? प्लांट्स और एनिमल्स में कौन से टाइप के सेल्स पाए जाते हैं? मैंने आपको दो टाइप के सेल्स के बारे में बताया, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरा यूकैरियोटिक सेल्स। तो एनिमल्स और प्लांट्स के केसेस में हम बात करें तो इनमें यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं और जिनको ट्रियो सेल्स भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड। मतलब जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जिनमें यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है वो किस किंगडम में पाए जाते हैं? वो किंगडम प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं। याद रखेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा जो है उसमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसके साथ साथ वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके पास यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इन यूकैरियोटिक सेल्स वेयर डज आरएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस? यूकैरियोटिक सेल्स में आरएनए की सिंथेसिस कहां होती है? आरएनए की सिंथेसिस यूकैरियोटिक सेल्स के केसेस में न्यूक्लियस के अंदर होती है। याद रखेंगे कहां पर होती है? न्यूक्लियस के अंदर होती है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द लार्जेस्ट लिविंग सेल इन प्रेजेंट इन नेचर? नेचर में सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट लिविंग सेल वो कौन सा है? और वो है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग जो है वो एक सेल है और वो इस दुनिया पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा सेल है, लार्जेस्ट लिविंग सेल ऑस्ट्रिच एग। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल प्रेजेंट इन नेचर? नेचर में सबसे छोटा लिविंग सेल कौन सा है? वो सेल है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल व्हिच इज प्रेजेंट इन द नेचर। नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट सेल फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी
ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा सेल कौन सा पाया जाता है, उस सेल का नाम है ओवम। ओवम इज द लार्जेस्ट सेल विच इज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट है विच इज द स्मॉलेस्ट सेल फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी इन टर्म्स ऑफ लेंथ। अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ की बात में ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, वो है हमारे ब्रेन के सेरिबेलम के ग्रेन्यूल सेल्स। जो ग्रेन्यूल सेल्स है हमारी ब्रेन की सेरिबेलम के, वो लेंथ वाइज सबसे छोटा सेल है जो हमारी ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। नेक्स्ट है साइज के केस में, इन टर्म्स ऑफ साइज व्हिच इज द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा सेल कौन सा है, अगर हम साइज के केस की बात करें तो वो सेल जो है वो है स्पर्म सेल। ठीक है, स्पर्म सेल जो है इज द स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इन टर्म्स ऑफ साइज। नेक्स्ट है विच इज द लॉन्गेस्ट सेल फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, वो है नर्व सेल, जिसको न्यूरॉन कहते हैं। मैं एक बार आपको अपना सोर्स दिखाना चाहता हूं, जिस सोर्स से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको थंबनेल में दिख चुका होगा। ये सोर्स जहां से हम ये सेल को कवर कर रहे हैं वन लाइनर के केसेस में, ये सोर्स है हमारे प्यारे चहीते रेलवे जनरल साइंस बुक जो आदित्य रंजन सर ने दी है। ये उस बुक से हम ये आपको पढ़ा रहे हैं। तो सोर्स जो है वो आपका टॉप नॉच क्वालिटी का है, अच्छी क्वालिटी का सोर्स हमने आपके लिए पिक किया है, जिसको आप लोग पसंद भी करते हो, लाइक भी करते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है विच इज द लॉन्गेस्ट सेल फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबा सेल कौन सा पाया जाता है, और वो सबसे लंबा सेल जो है ह्यूमन बॉडी में पाया जाने वाला, वो है नर्व सेल, जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं। नेक्स्ट है हु प्रेजेंटेड दैट all plants and animals are made up of cells and that the cell is the basic unit of life। किसने कहा था जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सब सेल्स के बने हुए हैं, और सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लाइफ का। ये कहा था शील्डन एंड शॉन ने। ये वही शील्डन एंड शॉन है जिन्होंने 1838 में सेल थ्योरी को प्रपोज किया था, मतलब इन्होंने ही सेल थ्योरी दी थी। नेक्स्ट आता है हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। सेल में न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था। सेल में न्यूक्लियस डिस्कवर करने वाले बंदे का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। ये इनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, और कब इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, 1831 में। 1831 में याद रखेंगे। नेक्स्ट है इन विच द ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। वो कौन से सेल्स हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और वो सेल्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, और जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो हैं यूकैरियोटिक सेल्स, याद रखेंगे। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेली इन द सेल। किसी भी सेल में सबसे बड़ा ऑर्गेनेली जो होता है वो उसका नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के सेंटर में हो सकता है, और न्यूक्लियस एकमात्र ऐसा ऑर्गेनेली है सेल का जो सबसे बड़ा ऑर्गेनेली होता है सेल के अंदर, न्यूक्लियस। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनेली इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ द सेल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो हमारे सेल्स होते हैं उस सेल्स के मास्टर ऑर्गन का नाम क्या है, उस सेल के मास्टर ऑर्गन का नाम, मास्टर ऑर्गेनेली का नाम कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मास्टर ऑर्गेनेली ऑफ द सेल जो ह्यूमन बॉडी के केस में वो होता है न्यूक्लियस, याद रखेंगे। नेक्स्ट है विच सेल डज नॉट हैव अ न्यूक्लियस। वो कौन से सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, सो वो होते हैं आरबीसीज। रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, याद रखेंगे, रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल इज क्लियरली एविडेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट। कहता है कि एक सेल वॉल, सॉरी ये तो मैंने आंसर बता दिया आपको सेल वॉल, चलो समझाता हूं। प्लांट सेल और एनिमल सेल में अगर हम डिफरेंस देखें तो क्लियरली दिखने वाला जो डिफरेंस है वो किसकी प्रेजेंस के कारण हमें दिखता है। मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो एक सेल में प्रेजेंट है बट दूसरे में नहीं है, बट उसी की प्रेजेंस की वजह से हम ये जान सकते हैं कि हाँ ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है। तो वो जो ऑर्गेनेली है, वो जो कंपोनेंट है, जो चीज है, वो उसका नाम है सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है, सेल वॉल एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है, याद रखेंगे। इसी के प्रेजेंस के कारण यही एकमात्र ऐसा एविडेंस है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल कौन सा है। और भी डिफरेंस हो सकते हैं, बट ये जो
हम अपीयरेंस से क्लियरली एविडेंट दिखा सकते हैं ये हुआ। नेक्स्ट है सेल वॉल ऑफ अ प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ। अब देखो प्लांट सेल में सेल वॉल है, अब वो सेल वॉल बनी किससे हुई है, कौन से मटेरियल से बनी है, उसका नाम है सेलुलोज। सेल वॉल जो है ना, वो प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स दैट फॉर्म द सेल वॉल्स ऑफ प्लांट कार्ड। वो कौन से कंपोनेंट है, वो कौन से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो प्लांट्स में सेल वॉल को बनाते हैं, और उनका नाम है सेलुलोज। नेक्स्ट है which organelle is not present in animal cell but present in plant cell। वो कौन सा ऑर्गेनेली है जो प्लांट सेल्स में पाया जाता है बट एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता, वो भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, वो है सेल वॉल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेल वॉल इन फंगाई इज मेनली मेड अप ऑफ। फंगस में सेल वॉल होती है, फंगाई किंगडम में, सॉरी फंगाई में जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है, फंगाई की सेल वॉल जो है वो बनी है काइटिन की, याद रखेंगे। प्लांट सेल जो है उसकी सेल वॉल जो है वो बनी है सेलुलोज की, और जो फंगाई है उसकी सेल वॉल बनी है काइटिन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है हु गेव द नेम माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया सेल का वो ऑर्गेनेल है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, बट अगर हमें क्वेश्चन आ जाता है कि हु गेव द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, वो थे कार्ल वेंडा। कार्ल वेंडा वो बंदे थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है which organelle in the cell is related with the production of energy by aerobic respiration। aerobic respiration की वजह से, aerobic respiration से वो सेल का कौन सा ऑर्गेनेली है जो क्या करता है, वो एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है किसी भी सेल में, और वो है माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखेंगे वो है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इन द सेल। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए सेल में जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस फॉर्म में होती है, मतलब कहां से होती है, वो होती है एटीपी से। एटीपी के फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आ जाता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ए फॉर एडिनो, एडिनोसिन, टी फॉर ट्राई, पी फॉर फॉस्फेट, याद रखेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को। नेक्स्ट है Krebs साइकिल इज कंप्लीटेड। जब आप पढ़ते हो, सॉरी जब आप ये सेल के बारे में पढ़ते हो ना तो Krebs साइकिल भी उसमें आता है। तो Krebs साइकिल कहां पर जाकर कंप्लीट होता है, Krebs साइकिल जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एक एनालॉजी का क्वेश्चन है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटेड टू एटीपी, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनती है, वैसे ही राइबोसोम्स में क्या बनता है, तो राइबोसोम में प्रोटीन्स बनते हैं, याद रखेंगे राइबोसोम प्रोटीन से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है besides the nucleus which organelle of the cell contains DNA। कहता है न्यूक्लियस को छोड़ करके ऐसा कौन सा ऑर्गेनेली है सेल के अंदर जिसमें डीएनए पाया जाता है, मतलब किस ऑर्गेनेली में डीएनए पाया जाता है, एक तो हमारा हो गया न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस को छोड़ करके भी माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेली है जिसमें डीएनए पाया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास which cell organelle is known as semi permeable layer। किस सेल ऑर्गेनेली को सेमी परमिएबल लेयर कहा जाता है, वो सेल ऑर्गेनेली है सेल मेम्ब्रेन, याद रखेंगे। यहां सेल वॉल नहीं लिखना है, यहां पर सेल मेम्ब्रेन को टिक करना है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन by which process can certain substances such as carbon dioxide or oxygen move across the cell membrane। कहता है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के आसपास घूमते हैं, तो किस प्रोसेस की वजह से, ये होता है डिफ्यूजन के प्रोसेस की वजह से, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है इफ मीडियम सराउंडिंग अ सेल is a hyposmotic solution then the cell is probably। जब भी हाइपोस्मोस्टिक, सॉरी यार क्या बोलते हैं, टंग स्लिप कर जा रही है मेरी, हाइपोस्मोटिक सॉल्यूशन के केसेस में
जब एक सेल के आसपास हाइपोऑस्मोटिक सॉल्यूशन का केस बनता है ना, तो जो सेल होगा वो वाटर को गेन कर लेता है। हाइपोऑस्मोटिक मतलब अब एक सेल है, उसके आगे पीछे पानी रखा हुआ है, वो सेल क्या करेगा, वो पानी को गेन कर लेगा। ठीक है। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus को किसने डिस्कवर किया था? सो गोल्गी apparatus को डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्गी ने। याद रखेंगे, कैमिलो गोल्गी ने गोल्गी apparatus को डिस्कवर किया था, तो इन्हीं के नाम पर गोल्गी apparatus रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड द ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सेल मॉलिक्यूल। सेल मॉलिक्यूल्स के ट्रैफिक कंट्रोलर किसको कहा जाता है? वो गोल्गी apparatus ही है। गोल्गी apparatus को ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है सेल ऑर्गेनेलिस का। ठीक है, सेल मॉलिक्यूल्स का। नेक्स्ट हमारे पास है which scientist named the protoplasm in 1839। 1839 में वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म को नाम दिया था? ठीक है, प्रोटोप्लाज्म का नाम क्या मतलब कह सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म को 1839 में नाम देने वाले साइंटिस्ट का नाम था पुरकिंजे। पुरकिंजे PURKNJE पुरकिंजे वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म का नाम 1839 में दिया था। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज कंसीडर द फिजिकल बेसिस ऑफ सेल। हमने पढ़ा सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बट सेल का फिजिकल बेसिस क्या है लाइफ का? सॉरी, what is considered as the physical basis of life? वो है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज कंसिडर्ड एज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है। नेक्स्ट है द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। सेल का जो लिविंग पार्ट होता है उसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। और प्रोटोप्लाज्म किस चीज का बना होता है हम बात करेंगे। प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म का बना होता है, प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म का बना होता है और बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल्स का बना होता है। ठीक है, याद रखें प्रोटोप्लाज्म क्या चीज है, वो लिविंग कंटेंट है जो सेल के अंदर पाया जाता है। लिविंग पार्ट ऑफ द सेल दैट इज प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज द डाइजेस्टिव सैक ऑफ अ सेल कॉल्ड। सेल के डाइजेस्टिव सैक को क्या कहा जाता है? सेल के डाइजेस्टिव सैक को लाइसोसोम कहा जाता है। और ये लाइसोसोम ही है जिनको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल्स कहा जाता है, क्योंकि क्या करती हैं कि अपने ही मतलब अपने ही अंदर क्या कहते हैं डाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर लाइसोसोम्स डाइजेशन ज्यादा करने लग जाए तो आसपास के ऑर्गेनेल्स के भी डाइजेशन कर देते हैं। ठीक है, इसलिए इनको सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स कहा जाता है। इन्हीं को डाइजेस्टिव सैक ऑफ सेल कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑर्गेनेली ऑफ अ सेल हेल्प्स इन वेस्ट डिस्पोजल। सेल का वो कौन सा ऑर्गेनेली है जो वेस्ट डिस्पोजल में हेल्प करता है? वो है लाइसोसोम्स, क्योंकि इन्हीं के पास डाइजेशन का काम है। ठीक है, सेल के ऑर्गेनेल्स के डाइजेशन का काम इन्हीं के पास है, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ये वो ऑर्गेनेली होते हैं सेल के जो वेस्ट डिस्पोजल में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है which cell organelle mainly function as a respiratory to the respiratory of digestive enzymes, repository of digestive enzymes, sorry respiratory repository of digestive enzymes। वो कौन सा सेल ऑर्गेनेली है जो एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स का रिपोजिटरी का काम करता है? वो भी लाइसोसोम ही है। नेक्स्ट है which organelle is called the protein factory of the cell। सेल का वो कौन सा ऑर्गेनेली है जिसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? वो है राइबोसोम। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि राइबोसोम्स में प्रोटीन्स बनती हैं। सो राइबोसोम वो ऑर्गेनेली है सेल का जिसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक है, सो उसके बाद है वेयर डज प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन सेल। कहता है कि सेल के अंदर प्रोटीन कहां पे बनती है? तो देखो, अगर राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है तो ऑब्वियसली बात है फैक्ट्री में वो चीज बनेगी। सो राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ठीक है, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है which function will not be performed properly in the absence of ribosomes in the cell। अगर किसी सेल में राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है तो सेल का कौन सा ऐसा फंक्शन होगा जो अच्छे से काम नहीं करेगा? मतलब वो कौन सा ऐसा सेल का फंक्शन होगा जो परफॉर्म प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा जब राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं? तो वो है प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि राइबोसोम्स भी ऐसी चीज है जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है which, ये हमने अभी किया। नेक्स्ट है the four components of a cell are cytoplasm, cell membrane, nucleus and plastids। आइडेंटिफाई करो the one that is found in plant cells but not in animal cell। कहता है मैं आपको 4 कंपोनेंट बताता हूं सेल के,
साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड्स। साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड, इन चार कंपोनेंट्स में आपको पहचानना है ऐसा एक कौन सा कंपोनेंट है जो सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है बट एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता, वो है प्लास्टिड्स। याद रखेंगे, प्लास्टिड एक ऐसा कंपोनेंट है, ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता बट प्लांट सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स आर देयर इन अ प्लांट सेल। देखो प्लास्टिड तो प्लांट सेल में पाया जाता है बट कितने टाइप के प्लास्टिड्स हैं वो भी हम देखेंगे। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। कौन कौन से 3 टाइप के प्लास्टिड्स हैं? एक है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट और तीसरा है क्रोमोप्लास्ट। ये 3 टाइप के प्लास्टिड्स प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनेली इन व्हिच फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। देखो हमें पता है फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होती है और प्लांट सेल के कौन सी ऑर्गेनेली में फोटोसिंथेसिस होती है। अब पूरे के पूरे प्लांट सेल में तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती, सेल एक प्लांट सेल का भी एक ऑर्गेनेली है जहां पर फोटोसिंथेसिस होती है और उस ऑर्गेनेली का नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होती है। नेक्स्ट है which cell organelle is called the kitchen of a plant cell। किचन किसको कहा जाता है प्लांट सेल का? प्लांट सेल का किचन क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, याद रखेंगे। क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड एज द किचन ऑफ द प्लांट सेल। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट किसमें एब्सेंट होती है? तो हम कहेंगे कि क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है बट प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है नेक्स्ट है which organelle is found only in animal cells। वो कौन सा ऑर्गेनेल है जो सिर्फ एनिमल सेल्स में पाया जाता है? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लिखेंगे सेंट्रोसोम्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, वो प्लांट सेल्स में नहीं पाए जाते। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो आता है वो है which scientist presented the chromosomal theory of inheritance। इनहेरिटेंस की क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दी थी? वो साइंटिस्ट का नाम था, याद कीजिए। अगर आपको आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। वो साइंटिस्ट जिसने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी उसका नाम था सट्टन एंड बॉवरी। सट्टन एंड बॉवरी, SUTTON, सट्टन एंड बॉवरी। ठीक है, वो साइंटिस्ट था या वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी। नेक्स्ट है हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। बच्चे को ये याद होगा, जो 8th क्लास के ऊपर के बच्चे हैं उनको पता होगा फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है। सो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। क्रोमोसोम्स किस चीज के बने होते हैं? क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं? क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन्स के बने होते हैं। क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन्स के बने होते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। एक ह्यूमन बॉडी में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं? सो 46 क्रोमोसोम्स ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, या अगर 46 ना करके लिखा हो तो उसकी जगह पे लिखा होगा 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर प्रेजेंट इन द सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। बस तो कोई वही चीज आ गई यहाँ पे। अगर पूछता है कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो आप लिखोगे 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर पूछेगा कितने नंबर ऑफ पेयर्स प्रेजेंट होते हैं तब आप लिखोगे 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट है पॉलीप्लॉइडी अकर्स ड्यू टू द चेंज इन विच। कहता है किस चीज में, किस मतलब कौन सी चीज है जिसमें अगर चेंज हो जाए तो पॉलीप्लॉइडी हो जाती है। सो इसका आंसर है कि अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में छेड़खानी होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में चेंज आता है तो आपको पॉलीप्लॉइडी देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो हम लिख सकते हैं कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द टॉप पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड। एक क्रोमोसोम के टॉप पार्ट का क्या नाम होता है? उसको कहते हैं टीलोमेयर। ठीक है,
क्रोमोसोम के टॉप पार्ट को कहते हैं टीलोमेयर। याद रखें, क्रोमोसोम के टॉप पार्ट को क्या कहते हैं? टीलोमेयर कहते हैं। टीलोमेयर, टीलोमेयर। नेक्स्ट है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम रिजल्टेड इन अ मेल ऑफस्प्रिंग? कहता है हम सब जानते हैं कि फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल्स में एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं। वही इसने घुमा के पूछा है कि कौन से सेक्स क्रोमोसोम की कॉम्बिनेशन से एक मेल ऑफस्प्रिंग का बर्थ होता है, तो हम लिखेंगे एक्स वाई क्रोमोसोम्स की वजह से मेल ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है, या हम कह सकते हैं कि एक्स वाई क्रोमोसोम की कॉम्बिनेशन से ही मेल ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं। नेक्स्ट है, विच क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन इज रिस्पांसिबल फॉर द फीमेल ऑफस्प्रिंग? वैसे ही उसने पूछा है फीमेल ऑफस्प्रिंग्स के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम सही होता है, वो है एक्स एक्स क्रोमोसोम्स। एक्स एक्स तक ही सीमित रही, उसके आगे में एक्स मत लगाना, मतलब एक्स 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 नहीं, एक्स एक्स क्रोमोसोम। बाकी समझ चुके होंगे मैं क्या नहीं बोलने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है, वाटसन एंड क्रिक प्रपोज द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। हम ये देखो, हेलिक्स, डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने। और ये कब दिया था? 1953 में। 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने क्या दिया? 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था डीएनए का, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटरी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटरी? हेरिडिटरी, हेरिडिटरी का यूनिट क्या है? हेरिडिटी की यूनिट को कहते हैं जीन। जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जीन वाज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी बाय। लेबोरेटरी के अंदर सबसे पहले जीन को किसने बनाया? वो थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने लेबोरेटरी के अंदर सबसे पहले जीन को सिंथेसाइज किया था, जीन बनाया था। नेक्स्ट है, वेयर आर जीन्स लोकेटेड? आप सेल्स के अंदर जीन्स को कहां पाते हैं? अगर आप साइंटिस्ट बनते हैं तो आपको अगर पूछा जाए भाई सेल के अंदर कौन से पार्ट में जीन्स आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर आपको जीन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अ चेंज इन द सीक्वेंस बेस विद इन अ जीन इज कॉल्ड। देखो जीन, हर एक जीन का एक अलग से सीक्वेंस है, ठीक है। तो अगर वो सीक्वेंस अगर चेंज हो जाता है, अगर उस सीक्वेंस में छेड़खानी होती है, तो उसको हम कहते हैं कि जीन म्यूटेशन हो चुकी है, म्यूटेशन आ गई। म्यूटेशन की वजह से कह सकते हैं कि म्यूटेशन ने जीन को क्या किया, उसको कहेंगे कि म्यूटेशन आ गया। कहता है कि जब भी बेस, जीन के बेस में, जीन के बेस के सीक्वेंस में कुछ भी चेंज आएगा तो म्यूटेशन हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट लिखा है कि द टू चेन्स ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल आर बाउंड टू ईच अदर बाय देयर नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, कहता है कौन से बाउंड से, या कौन सा ऐसा बॉन्ड है जिसके कारण डीएनए मॉलिक्यूल की दो चेन्स जो होती हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ नाइट्रोजनस बेसिस के साथ जुड़ी होती है, वो होती है हाइड्रोजन बॉन्ड से। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, या हाइड्रोजन बॉन्ड से ही क्या होता है कि डीएनए की दो, डीएनए मॉलिक्यूल की दो चेन्स आपस में अपने नाइट्रोजनस बेसिस के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच नाइट्रोजन बेस इज एब्सेंट इन डीएनए? डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट नहीं होता? याद रखेंगे, नहीं होता पूछा उसने, नॉट प्रेजेंट, वो यूरासिल। यूरासिल जो है वो डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट है, हु इज फर्स्ट प्रपोज डीएनए सिंथेसिस इन द लैबोरेटरी? डीएनए की सिंथेसिस लैबोरेटरी में सबसे पहले किसने दी थी? वो थे आर्थर कॉर्नबर्ग। आर्थर कॉर्नबर्ग, आर्थर कॉर्नबर्ग वो थे जिन्होंने सबसे पहले डीएनए की सिंथेसिस की थी लैबोरेटरी में, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? अब डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डी फॉर डीऑक्सीराइबो, एन फॉर न्यूक्लिक, ए फॉर एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, याद रखेंगे, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द न्यूक्लियोटाइड्स इन अ डीएनए मॉलिक्यूल?
डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर न्यूक्लियोटाइड कौन कौन सी हैं? सो डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसका नाम है नाइट्रोजिनस बेस होगा, प्लस पेंटोस शुगर होगी, प्लस फॉस्फेट होगा। ठीक है, याद रखेंगे ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल में, नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट। नेक्स्ट है और जीन्स आर मेड अप ऑफ, हमारी जीन्स किसकी बनी होती है? तो हमारी जीन्स किसकी बनी होती है? डीएनए की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए? डीएनए का तो पता चल गया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब भाई आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? आर फॉर राइबो, एन फॉर न्यूक्लिक, ए फॉर एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये फुल फॉर्म बनती है आरएनए की। तो डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए और राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। कहता है द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड, जब डीएनए से आरएनए बनता है उसकी फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। हम ट्रांसक्रिप्शन तब कहेंगे जब एक डीएनए से आरएनए प्रेजेंट होता है, मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड था, जब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से राइबोन्यूक्लिक एसिड बनता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है which nitrogenous base is found in place of thymine in the molecule of RNA? आरएनए में थाइमिन की जगह पर कौन सा मॉलिक्यूल आता है? वो होता है यूरासिल। तो हम कह सकते हैं कि डीएनए में यूरासिल की जगह पे थाइमिन होता है और आरएनए में थाइमिन की जगह पे यूरासिल होता है, बस ये डिफरेंस आ सकता है। नेक्स्ट है द मेन फंक्शन ऑफ आरएनए, आरएनए के क्या फंक्शंस है? आरएनए का मेन फंक्शन जो है वो है आरएनए हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोन्यूक्लिक एसिड ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which RNA is abundant in animal cells? एनिमल सेल्स में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला आरएनए जो वो है आर आरएनए। आर आरएनए सबसे ज्यादा abundant अमाउंट में पाया जाता है एनिमल सेल्स के अंदर। नेक्स्ट है येलो कलर ऑफ पपाया इज ड्यू टू व्हिच पिगमेंट? आपने पपीता खाया होगा, पपाया खाया होगा, पपाया का जो येलो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? वो कौन सी पिगमेंट की वजह से? वो है कैरिकेक्सेंथिन। कैरिकेक्सेंथिन जो है वो ऐसी पिगमेंट है जिसके कारण पपीते का रंग पीला होता है, येलो होता है। नेक्स्ट है which color of tomato, sorry, red color of tomato is due to which pigment? टमाटर लाल लाल, लाल टमाटर बड़े मजेदार बोलते हैं ना। सो लाल टमाटर लाल कलर किस, जो लाल कलर की पिगमेंट है वो कौन सी पिग, मतलब टमाटर का लाल कलर किस पिगमेंट की वजह से है? वो है लाइकोपीन पिगमेंट की वजह से। याद रखेंगे लाइकोपीन इज द पिगमेंट ड्यू टू व्हिच द टोमेटो इज रेड इन कलर। ठीक है, नेक्स्ट है which pigment causes the red color of apple? अब देखो रेड तो टमाटो भी है बट टमाटो का रेड कलर जो है वो लाइकोपीन पिगमेंट की वजह से है, बट एप्पल का जो रेड कलर होता है वो एंथोसियानिन पिगमेंट की वजह से होता है, एंथोसियानिन पिगमेंट की वजह से होता है, याद रखें। नेक्स्ट है which is responsible for providing color to human skin? अब देखो ये मेरी स्किन है, इसका कुछ अलग कलर है, ये मेरी टी शर्ट है, ये शर्ट है, इसका अलग से कलर है शर्ट का। तो ह्यूमन की जो स्किन होती है ना, इसका कलर जो होता है वो जो पिगमेंट की वजह से होता है वो होती है मेलानिन। मेलानिन जो है वही कलर प्रोवाइड करती है हमारी ह्यूमन बॉडी को, तो जिसके कारण कईयों का डार्क कलर होता है, कईयों का ब्राइट होता है, कईयों का ज्यादा ही ब्राइट हो जाता है, कईयों का ज्यादा डार्क हो जाता है अफ्रीकन वाली साइड देखा जाए। सो अलग अलग कलर्स होते हैं, तो ये मेलानिन की वजह से होती है। नेक्स्ट है द सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज लोकेटेड इन, जो सेंटर है सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का वो कहां पर है? वो हैदराबाद में। वो कहां पर है? हैदराबाद में, याद रखेंगे। नेक्स्ट है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स इज लोकेटेड, डीएनए फिंगरप्रिंट और डायग्नोस्टिक का सेंटर कहां पे? वो भी हैदराबाद में ही है। नेक्स्ट है which scientist first discovered living free cells? याद रखेंगे लिविंग फ्री सेल्स सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने खोजे थे? वो थे एंटोनी वैन लीवनहुक। ठीक है, एंटोनी वैन लीवनहुक ने सबसे पहले फ्री लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, सबसे पहले बैक्टीरिया किसने डिस्कवर किया? तो इसमें भी लीवनहुक का ही नाम आएगा, एंटोनी वैन लीवनहुक। ठीक है, नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड वायरस फर्स्ट, सबसे पहले वायरस की खोज किसने की? वायरस किसने डिस्कवर किया? तो वायरस की खोज की थी इवानोवस्की ने।
इवानोव्स्की ने, इवानोस्काई ने, इवानोस्काई बोल सकते हैं, इवानोव्स्की बोल सकते हैं। नेक्स्ट है सेल थ्योरी डज नॉट अप्लाई फॉर, कहता है जो सेल की थ्योरी है वो किस पर अप्लाई नहीं होती, वो वायरस पर अप्लाई नहीं होती सेल की थ्योरी, बिकॉज वायरस जो होते हैं वो ड्यूल नेचर के होते हैं सर, बाहर होंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होंगे तो वो डेड पाए जाएंगे, बट जैसे वो एक लिविंग बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो वो फिर लिविंग स्टेट में आ जाते हैं, बट सेल के केस में ऐसा नहीं है, सेल अगर लिविंग है तो लिविंग है, डेड है तो डेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों, टाइम हो रहा है, 1 बज चुका है, सो 1 बजा हुआ है तो थोड़ा थोड़ा नींद वाला चक्कर भी लग रहा है, नींद नहीं आ रही, बस थोड़ी सी यॉर्निंग आ रही है, वासी आ रही है, चलो कोई बात नहीं, कंटेंट पे ध्यान दो सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका देखा जाएगा वो कंटेंट ही देखा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की, वो थे नॉल एंड रुस्का, किसने बनाया था, नॉल एंड रुस्का। नेक्स्ट है हाउ डू सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन कैसी होती है, वो होती है कंपेनियन सॉरी ये होती है सेल डिवीजन की वजह से, उनके सेल डिवाइड करते हैं तो रिप्रोड्यूस होते हैं न्यू सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट है cells that are closely associated with and involve the guard cells, वो कौन से सेल्स हैं जो क्लोजली एसोसिएट होते हैं और उनमें गार्ड सेल्स भी होते हैं, उन सेल्स को हम कहते हैं कंपेनियन सेल्स, याद रखेंगे, जो जुड़कर होंगे ना, जो क्लोजली एसोसिएट होंगे वो कंपेनियनशिप में होंगे, उनको कंपेनियन सेल्स कहा जाता है। नेक्स्ट है which parts are found in both plants and animal cell, देखो जैसे हमने देखा कि सेल वॉल जो है ना वो सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, जबकि सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमल सेल्स में, बट कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं, वो जो एनिमल सेल में पाए जाते हैं। अब उनकी बात पूछ रहे हैं कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं और एनिमल सेल्स में भी पाए जाते हैं, उनका बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन बोथ प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। ठीक है, नंबर 2 साइटोप्लाज्म प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल्स में पाया जाता है। नंबर 3 न्यूक्लियस प्लांट सेल्स में भी पाया जाता है और एनिमल सेल्स में भी पाया जाता है। नंबर 4 माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी एनिमल सेल्स में भी पाया जाता है और प्लांट सेल्स में भी पाया जाता है। और भी बड़े सारे ऑर्गेनेल्स हैं, बट ये 4 मेन ऑर्गेनेल्स हैं मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर फूड यूजिंग लाइट आर नोन एज, वो कौन सी ऑर्गेनिज्म, उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं जो लाइट की हेल्प से खाना तैयार करते हैं, अपना खाना तैयार करते हैं, वो है ऑटोट्रॉफ्स। नेक्स्ट है which becomes active when illuminated and generates electric signals, तो ये है लाइट सेंसिटिव सेल्स। लाइट सेंसिटिव सेल्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं जब भी उनको इल्यूमिनेटेड की जाता है, जब भी उनमें इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट होते हैं तो लाइट सेंसिटिव सेल्स इल्यूमिनेट कर देते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट है इन पैरामीशियम फूड इज रीच्ड एट द स्पेसिफिक लोकेशन बाय मूवमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक सिलिया दैट कवर द एंटायर सरफेस ऑफ सेल। पैरामीशियम में फूड जो होता है वो एक स्पेसिफिक लोकेशन पर पहुंचता है, कैसे, जैसे सिलिया मूव करने लगते हैं, और सिलिया जो होते हैं उन्होंने पूरे सरफेस ऑफ द सेल को कवर करके रखा होता है। नेक्स्ट है व्हिच पिगमेंट प्रोटेक्ट्स प्लांट्स फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रावायलेट, देखो सर यूवी रेडिएशंस तो सन से भी आ रही है, बट प्लांट्स को यूवी रेडिएशन से कौन सी चीज बचाती है, कौन सी पिगमेंट बचाती है, वो होती है कैरोटीनॉइड्स। कैरेट में कैरोटीनॉइड्स पाई जाती हैं, बीटरूट में कैरोटीनॉइड्स पाई जाती है, याद रखेंगे ऐसी पिगमेंट्स होती हैं जो यूवी रेडिएशन से बचाती हैं प्लांट सेल्स को। नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ कैसी होती है, जैसे हमने पढ़ा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन से ग्रोथ करते हैं, सॉरी यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे, हाँ वो भी सेल डिवीजन से रिप्रोड्यूस करते थे सिंगल सेल वाले, और मल्टी सेलुलर भी सेल डिवीजन से ही क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते थे बट ये ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है व्हिच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज यूज्ड टू रिपेयर इंजरीज इन द बॉडी, आप देखते हो आपकी बॉडी में इंजरीज आ जाती है, लग जाती है कहीं पर भी, बट कुछ समय बाद मे बी 1 वीक के बाद 1 मंथ के बाद वो इंजरी के मतलब इंजरी पे मतलब वो करता है क्या, डिपेंड करता है, बट हाँ वो जो
इंजरीज रिपेयर होती है हमारी बॉडी में, वो किस टाइप की सेल डिवीजन की वजह से होती है? वो माइटोसिस की वजह से होती है। माइटोसिस ही है जिसकी वजह से इंजरीज जो हमारी बॉडी में रिपेयर हो जाती है। नेक्स्ट है, उस साइंटिस्ट का नाम बताओ हु इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ सेलुलर टोटियोपोटेंसी। सेलुलर टोटियोपोटेंसी का कांसेप्ट देने वाले साइंटिस्ट का नाम था हैबरलैंड। हैबरलैंड हैबरलैंड ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल स्टोमेटा। अब आपको पता है प्लांट सेल के अंदर स्टोमेटास होते हैं, स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल्स होते हैं। अब उन गार्ड सेल्स का स्टोमेटा के अंदर क्या फंक्शन है? वो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल्स होंगे तभी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का काम करेंगे। ओपन करना है, क्लोज करना है, ओपन करना है, क्लोज करना है, ओपन करना, क्लोज करना। ये किसका काम है? प्लांट सेल्स के अंदर। किसको ओपन क्लोज करना है? ओपन करना, क्लोज करना स्टोमेटास को। ये किसका काम है? गार्ड सेल्स का काम है। नेक्स्ट है, the vacuoles of the cell are surrounded on all sides by semi permeable membrane। वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का नाम क्या है? जो वैक्यूल जो होते हैं हमारे मतलब सेल्स के अंदर वैक्यूल्स होते हैं उसको सराउंड करके रखती है, उस मेम्ब्रेन का नाम है, उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट है, which what is the group of similar cells performing a particular function। कहता है जब सेल्स सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स जुड़ करके एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, आप उसको क्या कहोगे? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ सेल ऑर्गेनेलिस और उसके एक्सप्लोरर, यहाँ मतलब किसने डिस्कवर किया? सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने, सेल मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने, राइबोसोम्स को डिस्कवर किया जॉर्ज पैलेडी ने। राइबोसोम्स को किसने डिस्कवर किया? जॉर्ज पैलेडी ने। माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया एल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने। गोल्गी एपरेटस को डिस्कवर किया कैमिलो गोल्गी ने। लाइसोसोम्स को किया क्रिस्टियन डी डुवे ने। प्रोटोप्लाज्म्स को किया जेई पुर्किजे ने। सेल वॉल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने। प्लास्टिड्स को डिस्कवर किया अर्नस्ट हैकेल ने। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किया एल्बर्ट क्लॉडे एंड केथ पॉटर ने। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट 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 सेल वाला यूनिट कवर होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों अगर स्मार्ट बोर्ड होता तो हम आपको अंडरलाइन करके बताते, बट कोई बात नहीं, स्मार्ट बोर्ड से भी बेहतर तरीके से आप अगर आप कैप्शन ऑन कर लेते हो ना, तो आपको अपनी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आपको चाहिए आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर वो सेम नोट्स जो मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ वो आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। बट हाँ, कैप्शन ऑन करना मत भूलना। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, फॉलो करें, मर्जी आपकी है। बट हाँ, कंटेंट को आया आपकी मर्जी, लाइक करना करो, नहीं करना नहीं करो, आपकी मर्जी। बट हाँ, अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू। अगर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी।